अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आप जिस वक्त हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं उसी वक्त कराची में एक बड़ा दंगल लगने जा रहा है। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान पीएसएल का फाइनल जो है वो इस वक्त खेला जा रहा है। टॉस जो है वो लाहौर कलंदर्स जीत चुके हैं और उन्होंने डिसाइड ये किया है कि जी शायद वो बॉलिंग कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स। मुझे एग्जैक्टली इतना नहीं मालूम, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो बॉलिंग करने ही जा रहे हैं। जहां पे कराची में एक इतना बड़ा मुकाबला लग रहा है, वहां अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस्लामाबाद में अपना जो एक तहरीक है, जो एक बड़ा दंगल खेलना चाहते हैं वो हुकूमत के साथ, उस हवाले से उन्होंने अपनी जो है वो प्रिपरेशंस, तैयारियां उस हवाले बताया मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। और उन्होंने कहा कि फैसला किया है कि तहरीक की रफ्तार को अब तेज किया जाएगा। और गुज़िश्ता रोज मैं सुन रहा था कि शायद मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है, जिसमें उन्होंने आइंदा का लाहे अमल पीडीएम के फोरम से जिस तरह चीजों को लेकर चलना है उस पर भी मुशावरत हुई। और जराए के हवाले से जो इतलात आई हैं वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक दफा फिर जरदारी साहब को यह बावर कराने की कोशिश की है कि जो उनका बयानिया है वही पीडीएम की तहरीक को कुव्वत बख्श सकता है, वही बयानिया जो है इस हुकूमत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, और वही बयानिया लेकर अगर आगे चलेंगे तो मौजूदा हुकूमत को गिराने में वो कामयाब हो सकते हैं। और उसमें उन्होंने शायद ये भी कहा है कि जी इसमें जो इस वक्त उनकी जो है बयानिया, ये जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से है इसके लिए बहुत अहम है। और उनका तो जो मियां नवाज शरीफ साहब का ख्याल है कि उनके बयानिए के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पीडीएम के पास। लेकिन आज जब हम सुन रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू, तो हमें कुछ उस किस्म के बयानिए के हवाले से कुछ आवाज सुनाई नहीं दी। और कहा यह जाता है कि जो पिछला पीडीएम का इजलास हुआ था उसमें भी शायद ये बात हुई थी कि जी नाम नहीं लिए जाएंगे, इदारों के हवाले से बात की जा सकती है लेकिन नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन लगता यह है कि जो बयानिया है वो इंडिविजुअल्स के खिलाफ लेकर मियां नवाज शरीफ साहब चलना चाहते हैं। हालांकि उनकी साहबजादी भी कुछ रोज कबल गिलगित बल्तिस्तान में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि बिल्कुल फौज हमारा अपना इदारा है, उसकी बहुत इज्जत है, उससे बात हो सकती है, लेकिन पहले उसकी जो शर्त उन्होंने रखी कि जी जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ये खत्म हो और उसके बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो जहां पे वो ये कहते हैं, जो बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब का एक इस इदारे का जो किरदार है वो सियासत में खत्म होना चाहिए, वहीं पे साहबजादी कहती हैं कि जी बात की जा सकती है लेकिन पहले एक मुंतखब मौजूदा हुकूमत को घर भेजा जाए, उसके बाद उनसे बात की जा सकती है। तो कौन सी बात करनी है उन्होंने, ये हम पहले भी सवाल उठा चुके हैं कि कोई बहुत बड़े नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं जो कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि उस पर इस इदारे से बात की जा सकती है, और अगर सियासत पे करनी है तो फिर चाहे मौजूदा हुकूमत हो या ना हो वो आप कर भी रहे हैं, पहले छुपके भी करते रहे हैं, अब आप कहते हैं कि जी दिन दिहाड़े करेंगे और किसी के और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बात करेंगे, रात के अंधेरे में नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले आप अपने जो हैं भेजते रहे हैं पैगामात भी, अपने लोगों को भी भेजते रहे हैं, बात करने की कोशिश भी करते रहे हैं और रात के अंधेरों में भी मुलाकात करते रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ आप कहते हैं कि इस इदारे का सियासत में किरदार खत्म होना चाहिए। दूसरी जानिब आज काबीना का इजलास हुआ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक दफा फिर इस बात पर जोर दिया कि जी चीनी और आटा जो है उसकी कीमतों में कमी फौरी तौर पर लाई जाएगी, और उनको आज कैबिनेट को यह भी बताया गया कि इन दोनों चीज़ों के जो ज़खायर हैं वो वाफिर हैं और ख़ास तौर पर इंपोर्ट होने के बाद जो है अब इसमें कमी नहीं है और इसकी वजह से कीमतों में फौरी तौर पर कमी भी आएगी। और साथ साथ उन्होंने आज इंतखाबी इस्लाहात का भी ऐलान किया, जिसमें सबसे अहम बात यह कि जो आइंदा सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं मार्च में 2021 में, उनका यह कहना है कि शो ऑफ हैंड्स के साथ होगा ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो और मेंबरान को की खरीदो फरोख्त ना हो, ताकि ये सरेआम खुले आम शो ऑफ हैंड से इलेक्शंस हों। ये यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा उन्होंने कहा कि इंटरनेट
पोलिंग जो है, आई पोलिंग जो है फौरी तौर पर जो मुतारिफ करवाई जाएगी, और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो उससे भी वो फायदा उठा सकेंगे। और इसका ट्रायल टेस्ट जो है जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। और इस हवाले से उनका यह ख्याल है कि ये एक रेवोल्यूशनरी इस्लाहात होंगी आपके इलेक्ट्रल सिस्टम में, जिसकी वजह से धांधली और उसके इलेक्शंस होने के बाद जो इल्जामात हैं वो नहीं लगेंगे। तो ये इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मुझे लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया सैयद यावर बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चेयरमैन प्रोविंशियल असेंबली में, पंजाब असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका ज्वाइन करने का। सैयद अखुंदजादा चटान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो मुझे स्काइप पर ज्वाइन कर गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चटान साहब आपका भी। इमरान खान साहब की बात पे बाद में आते हैं, जो सिस्टम के हवाले से, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से बात की है। पहले ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज बात की है, चटान साहब क्या तेजी लाने का प्लान है कि जी, और जिसमें यह भी प्लान किया गया है कि जी अब बहुत भरपूर तरीके से पीडीएम जो है अपना काम करेगी। पहले सुनने में यह आ रहा है कि शायद 3 प्रोविंशियल असेंबलीज, मतलब केपी, पंजाब और बलूचिस्तान में अदम एतमाद लेके आएंगे वोट, वहां पे अगर नाकाम होते हैं तो फिर इस्तीफों की तरफ जाएंगे, और फिर लॉन्ग मार्च और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और आज जो मौलाना साहब ने कह दिया कि कोरोना हो या ना हो हमें इससे नहीं डराया जा सकता, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जलसे होंगे चाहे जो भी हालात हों। प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि कोरोना से इस वक्त बचने की जरूरत है, बल्कि आज भी उन्होंने इस बात का दोबारा भी इजहार किया। क्या कहते हैं, क्या करने जा रही है पीडीएम, जो आज मौलाना साहब ने कहा कि बस बहुत हो गया, अब हमारी कोरोना की आड़ में पीडीएम के जलसों पर पाबंदी जो है उन्होंने मुस्तरद भी कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीर हैदर साहब, जिस तरह के आपको इल्म में है कि पीडीएम ने पहले से एक प्लान दिया है कि 22 तारीख को जलसा होगा पिशावर में, और 30 तारीख को होगा मुल्तान में, और फिर 13 दिसंबर को होगा लाहौर में। और अगर लाहौर के जलसे के बाद फिर हम आएंगे, अगर हमारी मुतालिबात को तस्लीम नहीं की गई तो हम आएंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो ये हमारा पहले से तयशुदा ऐलान है। जहां तक कोरोना का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं कि आप हमें कोरोना के साथ रहना है। अब हम जलसी भी करेंगे, हम स्कूल भी जाएंगे, हम यूनिवर्सिटियों में भी जाएंगे। अब जरूरी ये है कि हम कोरोना के साथ जीना सीख ले, और जो इस चीज है इस पे हम अमल करें, जो कि नहीं हो रहा है। क्योंकि सबसे पहला मजाक हुकूमत खुद उड़ा रही है। जो हुकूमत है वो जरा वो खुद उड़ा रही है। वो भी जलसे कर रहे हैं, वो भी मीटिंग्स कर रहे हैं, वो भी हर जगह पे जा रहे हैं, लेकिन इस चीज पे अमल दरामद के लिए हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं किया। न मीडिया पे इस तरह का कोई इश्तिहारी मुहिम चलाया कि लोग इस चीज पे अमल ये फिल्म बनाया और इसके समझे, न अभी तक इस पे कोई सख्ती की गई। तो इस चीज पे किसी तरह के अमल नहीं हो रहा है। अगर इस चीज पे अमल नहीं होगा, क्योंकि नहीं हो रहा है पूरे मुल्क में, तो फिर आप से करें या नहीं करें इस पे अमल दरामद हो तो जल्द से हो भी तो फर्क नहीं पड़ता है। सही। बुखारी साहब, आपने भी सुन ली जो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीडीएम के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि जनाब ये तय कर लिया गया है पीडीएम के फोरम पे कि सिलेक्टेड हुकूमत को घर भिजवाने तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। आप इनकी बेचैनी जो है कब तक बढ़ाते रहेंगे, या इनको कोई चैन भी आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये है कि इनकी बेचैनी बढ़ रही है दिन ब दिन, जैसे मईशत मजबूत होना शुरू हो रही है। ये जो 34 अरब का डेफिसिट था, उसको ट्रेड डेफिसिट था, ट्रेड इम्बैलेंस था, उसको तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 17 साल में जो था उसको नलिफाई करके सरप्लस कर दिया गया है। इनकी बेचैनी बढ़ी है कि हुकूमत के पास अभी अपना पैसा आना शुरू हो गया है, तरक्याती काम शुरू होंगे, लोगों की जो माशी मुश्किलात हैं उनकी में आसानियाँ होंगी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल चीनी और आटा है। अभी चीनी का माफिया है
उनकी चीनी की जो वो कीमत लगाते हैं, जिस तरीके से पिछली हुकूमतों के साथ वो नेगोशिएट करते रहे और बेवकूफ़ बनाते रहे, और अभी इस दफ़ा जो उनने बुहरान पैदा किया उसके अगेंस्ट हुकूमत के पास पैसा था, उनने चीनी फौरन इंपोर्ट कर ली ताकि इनके माफिया की डिक्टेशन पे ना चले। और इसी तरीके से आटे का भी आप देखिए तकरीबन 20 लाख टन 20 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट हो रही है, चीनी तकरीबन 6 लाख टन इंपोर्ट हो रही है ताकि प्राइसेस को गिराया जाए। एक आम आदमी का क्या मसला है कि उसकी सेहत का ख्याल किया जाए, महंगाई का ख्याल किया जाए, उसके बच्चों की तालीम का ख्याल किया जाए। आप ये देखें कि कोरोना इस दफ़ा जो आया है, जो ये दूसरी लहर आई है कोरोना की, इसके अंदर इस वक्त पंजाब के अंदर तकरीबन 10,000 मरीज कोरोना के हैं। जो इसका जो वायरस है वो ज़्यादा खतरनाक है। जो चटान साहब बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर किस्म के जलसों को बैन कर दिया है और ये कहते हैं कि हम करेंगे कोरोना के साथ, हमने चलना है और कोरोना के साथ रहना है। इसका मतलब ये है कि जो इनकी माजी की रवायात है वो बताती है इंसानों के लिए इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हें जो कुछ करना है क्योंकि ये पावर में नहीं है, ये लोग हुकूमत इनके पास नहीं है, इन्हें हर वो काम करना है, हर उस माँ के जवान बच्चे को कुर्बान करना है कि जिसके जरिए ये हुकूमत में आ सके। इनकी करप्शन देखें, इनके जो केसेस खुल रहे हैं, इनके जो नए से नए इंकशाफात हो रहे हैं। अभी पंजाब में जो पिछले वज़ीर आला थे मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने जो महंगी दवाइयाँ ली थी उनके ऊपर जो कमीशन हैं उनके ऊपर नैब के अंदर ये आ गया है। आप अभी और चीज़ें ऐसा देखते रहेंगे। जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इनके जो अकाउंट, जो शुगर मिल के अकाउंट से हुई है, जो उसके अलावा जो रेडी वाला इनको भेज रहा है 2-2 अरब रुपया, ये सारी वो चीज़ें के भी इनके साथ सबूत मौजूद हैं। ये पीपल्स पार्टी ने नून के ऊपर केसेस नहीं किए, ना नून ने पीपल्स पार्टी के ऊपर किए। ये पीटीआई की हुकूमत में बाकायदा सबूतों के साथ इनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। इनको डर ये है। मौलाना फजलुर रहमान का जो रवैया है, जो बात करने की तरीकाकार है, वो वजह ये है कि जो उनको सहूलतें, जो उनको आसाइशें, जो उनको मरात पिछली दोनों हुकूमतों में मिलते रहे वो नहीं मिल रहे। और जो भी उनके जो उन्हें मरात हासिल किए हुए, चाहे डीआई खान में ज़मीनें, चाहे इस्लामाबाद में आप उनके ये फार्म हाउसेस देख लें, जितनी फाइलें दुरानी साहब जरदारी साहब के पास लेके गए और उनने साइन करने की शर्त रखी और तब हम वोट देंगे प्रेसिडेंट के लिए, बाद में जो कुछ हुआ, ये वो बातें कि पिछली हुकूमतों में होती रही हैं। तो ये लोग आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के। हम वो चीज़ें इंशाअल्लाह ताला जिस मुश्किल में भी हम पड़े, हमने ख़त्म करना है। इनको एनआरओ चाहिए, एनआरओ इनको नहीं मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हमारे लीडर ने बहुत क्लियरली कह दिया कि हम हर चीज़ कुर्बान कर देंगे, लेकिन इस मुल्क की इज्जत, इस मुल्क को हम इनके ऊपर कभी भी कुर्बान नहीं करेंगे किसी सूरत में, क्योंकि ये वो लुटेरे हैं कि जिनने तबाही मचाई थी इस मुल्क में। आप इनके घर जाके जाती उमरा देख लें, जरदारी साहब के आप घर देख लें, महलात देख लें, यूरोप में, अमेरिका में, दुबई में, आप इनसे पूछिए ये पैसा आया कि जगह कोई कारोबार दिखा दे, चलें उसके रिटर्न्स दिखा दे हर साल। बिल्कुल बुखारी साहब, वो तो सारे मामलात नैब की अदालतों में भी चल रहे हैं। अब फिर एफआईए ने भी, एफआईआर भी जो है बड़ी नए केसेस भी आ रहे हैं, नए केसेस भी आ रहे हैं और एफआईआर जो भी कटी है एफआईए की जानिब से मियां शहबाज शरीफ और उनके दोनों साहबजादे और फिर साथ ही शौकत तरीन और उनके साहबजादे, फिर 420 जो कि बहुत ही बड़ी मतलब तकलीफदेह किस्म की जो है वो एक शिक होती है कि जो खास तौर पर उनके लिए कि जो अपने आप को बहुत ही ऑनेस्ट बिजनेसमैन समझते हो। और तो ये तो है, सारे मामलात हैं। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले कह के हटे हैं कि जी हमारी सारी कोशिशें जो हैं ये माफियाज जो हैं वो तबाह कर देते हैं। कीमतों में कमी लाने की जो भी कोशिश करते हैं, गंदम की हो, चीनी की हो या दीगर अशिया की हो, क्या स्टेट इतनी वीक है कि माफियाज जो है वो सारी कोशिशों को तबाह करते हुए निकल जाते हैं? देखें, ये होता है, आप अमेरिका की तारीख देख लें, 1920 में, 1930 में वो जब भी किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी लगी उसको कैसे ये लोग स्मगल करके 2 नंबरियां करते थे। हालांकि उनके पास वसाइल भी थे, सब कुछ थे। हमारे पास ये जो गरीब है वो बिल्कुल गरीब है, जो अमीर है बिल्कुल अमीर है और अमीर तर होता जा रहा है। जो हमारी मिडिल क्लास है, इन अमीरों की, इन पॉलिसीज की और इन माफिया टैक्टिक्स की वजह से वो हमारी मिडिल क्लास श्रिंक कर रही है।
किसी मुल्क की मईशत कोई भी मुल्क इन्हिसार करता है अपनी मिडिल क्लास के ऊपर, जिनके ऊपर पास पैसा होता है कि जाके 2 महीने बाद एक एसी खरीद लिया, 3 महीने के बाद एक फ्रिज ले लिया, इकोनॉमी आपकी चलती है, इनकी मईशत चलती है इन चीजों के ऊपर है। इन लोगों का तरीका कार ही होता है कि ये जो रातों रात अरबों खरबों रुपए कमाते हैं, करते क्या है कि हुकूमत जब सब्सिडी देती है, जब हुकूमत कीमतों में कमी करती है अपने पास से पैसा दे के, ताकि गरीबों को आटा मुनासिब कीमत पे मिले, चीनी मुनासिब कीमत पे मिले, ये लोग फिर लोगों को एक एक बोरी आटे के लिए लोगों के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करके या उनको एक एक भेज के और वही निकाल के वो जखीरा अंदोजी की तरफ चले जाते हैं। मार्केट हम इन चीजों को रोकने के लिए बिल्कुल उठा लेते हैं। बिल्कुल सही, मैं इस पर मजीद भी बात करते हैं। अखुनज़ादा चट्टान साहब, ये सिर्फ एक जमीर भाई एक छोटी सी मैं बात करूंगा कि देखें, हमारे लोगों को यह एहसास करना चाहिए कि 100 रुपए के पीछे अगर हम 50 रुपए के पीछे आटे की बोरी या किलो चीनी हम किसी के लिए उठा के लेके जाते हैं, तो यह जरूर दिमाग में रखें, हम इस मुल्क के साथ वही काम कर रहे हैं कि जो हम माजी के हुक्मरानों के बारे में कहते हैं। और हम जब इस मादरे मिल्लत के साथ, हम इस अपनी माँ इस मिट्टी के साथ हम जब इस किस्म की हरकत करते हैं, तो अल्लाह ताला को हम क्या जवाब देंगे? अपने 50-100 रुपए के लिए हम पूरे सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। यकीनन ये मिन हैसुल कौम जो है, हमें इन चीजों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अखुनज़ादा चट्टान साहब, मुझे वैसे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद भी आप अपना बात कंटिन्यू करिएगा। ये क्या माफियाज इतने पावरफुल होते हैं कि स्टेट कभी उनको कंट्रोल नहीं कर पाती, या सिर्फ मौजूदा जो इस वक्त पावर है हुकूमत के पास, स्टेट है, वो अपनी रिट नहीं मनवा पा रही? आपको क्या लगता है कि माफियाज अब ज्यादा स्ट्रांग हो गए या आपकी हुकूमतों में भी ऐसे ही थे? देखिए जी जमीर हैदर साहब, आपको याद है कि कभी माफियाज ने इस तरह की हुकूमत ही नहीं चलाई है जैसे आप चलाते। माफिया तब मजबूत होते हैं जब वो वज़ीर-ए-आज़म के ताई भाई होते हैं और कंधे से कंधा मिला के चलते। असल में तो माफियाज का जो सरबराह है आजकल, वो तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान नियाज़ी साहब है। अभी उन्होंने शुगर माफिया की बात की कि ये शुगर माफिया से मिले हुए थे। तो बुखारी साहब, आप इतना सादगी से कह रहे हैं हम मिले हुए थे, तो 10 साल में 50 रुपए से 10 साल में महंगा हुआ 55 रुपए हो गया। और आपके दौर में जो आप हम मिले हुए नहीं है, तो इस दौर में आप देखिए 115 रुपये पहुंच गया, अभी की कीमत डबल हो गई। आपने जमींदारों से चट्टान साहब, आपकी आवाज, अखुनज़ादा चट्टान साहब, आपकी आवाज हमें क्लियर आ रही, और मैं देख रहा था कि बुखारी साहब को भी आवाज सही नहीं जा रही थी। अभी नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें अभी ब्रेक में सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट और अभी प्रोग्राम भी करते हैं एक चैनल पे, आरिफ निज़ामी साहब ने ज्वाइन किया, हमारे उस्तादों में से हैं। मैंने अपना कैरियर जो शुरू किया था तकरीबन आज से 28 साल पहले द नेशन अखबार से किया था, और इनसे बहुत कुछ सीखा। निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने का। निज़ामी साहब, आज पीडीएम के जलसे के बाद जो मौलाना फजल रहमान साहब ने गुफ्तगू की है मीडिया से, उसमें उन्होंने कहा है कि अब कोई भी किसी भी किस्म का जो है उसमें मतलब डिले नहीं किया जाएगा, और बहुत तेज रफ्तारी से जो शेड्यूल दिया गया उसी पर कारआमद रहेंगे। कोरोना जैसा प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ नुक्ते फाइनल हुए हैं, जो आज उन्होंने चार्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो पीडीएम के इजलास में फाइनल किए, उसमें वो कहते हैं कि जी वफाकी इस्लामी जमहूरी पार्लिमानी आईने पाकिस्तान की बालादस्ती और अमलदारी यकीनी बनाना, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी, सियासत से इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार का खात्मा, आज़ाद अदलिया का क़याम, आज़ादाना गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इस्लाहात और इनेकाद, अवाम के बुनियादी इंसानी और जमहूरी हकूक, सूबों के हकूक और 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़, मुकामी हुकूमतों का मौसर निज़ाम, इजहार राय और मीडिया की आज़ादी का दिफा, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के खात्मे और आइन की इस्लामी शिकों का तहफ़्फ़ुज़ और अमल दरामद।
इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो इस वक्त नहीं है जिसको ये बाकायदा राइज करना चाहते हैं? निजामी साहब, अगर आप मुझे गाइड कर सकें इसमें। आपने तो बहुत लंबी फहरिस्त दे दी है। इनमें से ज्यादातर तो ऐसी हैं जो कि तशना है, शायद थोड़ा बहुत अमल दरामद हो रहा हो, लेकिन मसलन आज़ादी का सहारा राय ले लें, मीडिया की आज़ादी ले लें आप, तो ये तो एक ख्वाब ही है इस वक्त जी पाकिस्तान में। सही। लेवल प्लेइंग फील्ड ऑपोजिशन और हुकूमत को के दरमियान ये भी ऐसे ही है। इसी तरह अगर आप देखते जाए तो 90% जो ये मुतालबात हैं इन पे तो अमल नहीं हो रहा, इन पर अमल नहीं होगा। और ये इस पर आज फिर हम समझ रहे थे कि शायद सियासत से इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार का खात्मा। अब आज मरियम नवाज साहिबा से भी गुफ्तगू हुई, उनसे भी कुछ सवाल पूछा गया और उस पे उनसे पूछा गया कि जी ISPR ने कहा है कि आर्मी चीफ और सिपाही एक हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और फिर सहाफी का सवाल था कि क्या आप फौज पर तनकीद करती हैं, तो उन्होंने फिर जवाब दिया मरियम नवाज साहिबा ने कि मुझसे आप क्या सुनना चाहते हैं। ISPR की प्रेस रिलीज ने बता दिया कि इनके चंद अफसरान मुश्तिल हो जाते हैं। ISPR की प्रेस रिलीज में कहा है कि सब वहां भी एक पेज पर नहीं, ये तमाम PDM की पार्टियां और ये आपको क्या लगता है कि मरियम साहिबा अभी भी उसी रिटोरिक पर, बयानिए पर गामजन है जो उनके वालिद साहब ने शुरू किया था कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो एक इदारे को खराब कर रहे हैं और उन्हीं का बार बार नाम लिया जाएगा? देखे ना कि ये जो आप बहुत सारी कह रहे हैं कि इंडिविजुअल खराब कर रहे हैं, आप सीधी बात क्यों नहीं कहते कि यही एक किस्म का इथोस बन गया हुआ पाकिस्तान का कि जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत को ज़बह कर रहा हो। तो ये तरजीह मिल रहा, तो अगर कोई यानी आप देखा जाए तो जो मसलत के तहत कहते हैं कि ये होना चाहिए, उसको कभी भी वो नहीं करेंगे, सिद्क दिली से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ निजामी साहब आपके वक्त का। यकीनन आपकी तबीयत भी जरा नासाज थी, लेकिन आपने फिर भी वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अखुजुल्लाह चटान साहब, मरियम साहिबा ने जो अभी आज गुफ्तगू की, ये तमाम PDM का यही बयानिया है? देखिए जी, एक है बयानिया, एक है बयाना। बयानिया हमारे सबका एक है, पूरी PDM का एक है, और वो बयानिया है आईन और कानून का बालादस्ती और अवाम का जो हक है, हक हुक्मरानी के इस मुल्क पे, वो किसको हुक्मरान देखना चाहते हैं अपने वोट के जरिए उनको अपना हक देना चाहिए। ये है हमारा बयानिया। अब इस बयानिया को कौन किस तरीके से बयान करते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। हर एक पार्टी, क्योंकि हम एक दूसरे में जम नहीं हो चुके हैं, हमारे सबके मुख्तलिफ पार्टियां हैं, मुख्तलिफ नजरियात हैं, इसमें कुछ दाई बाजू के लोग हैं, कुछ बाई बाजू के लोग हैं, तो अंदाज़े बयान हर एक का अपना अपना, लेकिन बयानिया हमारा सबका एक है, और वो यही कि इस मुल्क में आईन और कानून का बालादस्ती होना चाहिए। और ये जो हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पब्लिक और आईन बनाया है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पब्लिक और रियासत के दरमियान, इसमें हर इदारे की इख्तियारात का तयन है, इसमें हर इदारे का काम का तयन है, इस पे मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। और हमारा मुल्क जो एक सोने की चिड़िया है, किसी जमाने में ये इंडिया को, ये सारा एरिया को इंडिया कहा जाता था, उसको कहता था सोने की चिड़िया, क्योंकि दरियाई इस मुल्क में है, हिमालय इस मुल्क में है, डेजर्ट इस मुल्क में है, सिर्फ मेरे बाजोड़ में क्रोमाइट है, ग्रेनाइट है, नेप्राइट है। सही, बिल्कुल। अखुंजुल्लाह चटान साहब, आपकी आवाज फिर खराब होगी, फ्रीजिंग आ गई है। बुखारी साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ये जो बयानिया है वो तो बहुत वाज़ेह तौर पर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कल हमें ज़राए के हवाले से खबरें मिली कि नवाज शरीफ साहब ने दोबारा आसिफ जरदारी साहब को ये बावर करवाया कि जनाब मेरा ही बयानिया है जो कि आपको PDM के प्लेटफॉर्म पर जो है वो आगे लेकर चल सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और उसमें तो वो इंडिविजुअल्स का नाम लेते हैं।
बाकी पार्टीज तो बड़ा एहतियात से बात करते हैं, जिस तरह अभी अखुनज़ादा चट्टान ने भी बहुत ही समझदारी से और बहुत एहतियात से अल्फाज का चुनाव किया और बात भी कन्वे कर दी। आपको क्या लगता है कि ये बयानिया जो है ये तमाम पीडीएम का होगा या सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी का होगा? बुखारी साहब। जमीर भाई, सबसे बड़ा इशू ये है कि मरियम सफदर जो हैं वो एक एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव को लेके आगे चल रही हैं और उस नैरेटिव को लेके आगे चल रही हैं कि जो ये लोगों के लाशऊर में और शऊर में डालना चाहती हैं कि अफवाज पाकिस्तान वो हैं कि जो हर वक्त इलेक्शन में बेईमानियां करवाते हैं, ये वो हैं, ये मरियम ये कहती हैं और ये करवाना चाह रही है, लोगों के दिमाग में डालना चाह रही हैं। अफवाज पाकिस्तान के साथ हर वो चीज़ मुंसलिक करना चाह रही हैं कि इनकी वजह से ये सारी तबाही है। 41 साल हुकूमत को, मेरे भाई चट्टान भाई, हुकूमत में पीपल्स पार्टी 1970 से आ रही है। बाजौड़ में तब भी ग्रेनाइट था, ये सब कुछ तब भी थे। मुझे लड़काना का बता दें, जो बिलावल जरदारी जाके गिलगित बल्तिस्तान को वादा कर रहे हैं, इन्हें लड़काना में क्या किया? थर में पहले साल बच्चे अगर किसी कमी बेशी की वजह से उनकी अमवात होती तो समझ आती है, फिर दूसरी दफा होती है और कम होती है तो फिर लगता है कि हुकूमत कुछ कर रही है। ये साल ये अमवात हो रही है, ये कर क्या रहे हैं? इनके महल देखें, शर्जील मेमन का दुबई का घर देखें, इसका आप कराची का देखें, जरदारी साहब का आप देखें, जरदारी साहब का जो बिलावल हाउस है उसके आसपास घरों के साथ क्या किया उन्हें कराची वालों को पता है। लड़काना के साथ जो सड़क मेन बनी हुई है वो मुशर्रफ साहब के दौर में बनी है, वो भी इन्हें नहीं बनाई। वो शहीद मोहतरमा का मज़ार तो इन्हें बड़ा अच्छा बना लिया, लेकिन उसके अलावा किया क्या इन्हें सिंध की अवाम के साथ? चट्टान भाई ने कहा कि अवाम फैसला करे, तो अवाम तो फैसला कर बैठी है गिलगित बल्तिस्तान में। मरियम सफदर ये बंद गली में जा चुकी हैं, इनने अपनी वालिद की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया और जिस नैरेटिव पे ये चल रही हैं और जिस नैरेटिव पे ये पीपल्स पार्टी को चलाने की कोशिश कर रही हैं, ये उनकी गलतफहमी है। सही कि पीपल्स पार्टी के अंदर अभी तक दो शहीद दे चुके हैं। बिल्कुल सही कहा बुखारी साहब। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद मैं फिर आपकी तरफ फिर उस पर भी बात करेंगे कि एक तरफ तो ये बयानिया और दूसरी तरफ ये कि मुज़ाकरात भी किए जा सकते हैं, बातचीत भी की जा सकती है, किस हवाले से और क्यों बात की जा सकती है इस इदारे के साथ, इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बुखारी साहब, एक तो आप अपनी बात भी मुकम्मल कर लीजिएगा और दूसरा ये कि जो आज ये जो मैंने मिसाके पाकिस्तान जो पीडीएम के फोरम पे जो मिसाके पाकिस्तान के नुकात जिनकी मंजूरी दी गई, उसका ये तीसरा जो है अहम नुक्ता वो ये है कि सियासत से इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार का खात्मा। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी बिल्कुल खात्मा होना चाहिए और दूसरी जानिब एक इनके अंदर सेगमेंट ऐसा है जो कहता है कि जी मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। क्या वो सिक्योरिटी के मामलात होते हैं जिन पर सियासतदानों को एक खास एस्टेब्लिशमेंट के इदारे से बात करने की जरूरत पेश आती है? इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी या कोई और इस किस्म के सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत करते हैं? ज़मीर भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ये ऐलानिया है कि इंटेलिजेंस इदारों का अमल दखल ख़त्म किया जाए सियासत में से, अमेरिका में आप देख लें, बरतानिया में देख लें, ये इदारे हैं तो ये मुल्क की बका को आप गारंटी कर सकते हैं। ये इनको समझ क्यों नहीं आती? ये दुश्मन का बयानिया है, ये मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज का बयानिया नहीं हो सकता है। नहीं बुखारी साहब, वो इलेक्शन जीत जाए को खत्म करने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं सियासत में जो इनकी मुदाखलत है उसको खत्म करना है। नहीं, मैं सियासत की बात कर रहा हूं कि सियासत में आप मुझे बताएं कि कौन सा मुल्क है कि जहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज मुलविस नहीं होती। यूसी अभी फर्क क्या है? ये लोग जो बताने की कोशिश कर रही हैं, जो मुलविस होती हैं वो बेईमानी करवाती हैं, वो रिगिंग करवाती हैं। जब तक ये जीते रहे पिछले 50 साल से, 1970 से पीपल्स पार्टी जीती हुई आ रही है और नून 1982 से, मतलब इनको तब कोई ख्याल नहीं आया
इनको तब नहीं ख्याल आया कि हमारे मुल्क सोने की चिड़िया थी। इनको तब ख्याल नहीं आया कि इस मुल्क के अंदर फौज क्या कर रही थी। इनको अभी ख्याल आया जब हुकूमत इनसे चली गई। इनकी बेईमानियां, इनकी बदमाशियां, इनकी वो मुल्क दुश्मन हरकतें अगर आप उसको उठा के देख लें तो इनको भी एहसास हो रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी इनको एक्सपोज कर रही हैं। इनकी हर बात को इंटेलिजेंस एजेंसी सामने लेके आ रही हैं। जहां तक मरियम सफदर का ताल्लुक है, ये वो घराना है कि जिनकी शुगर मिल्स में, जिनके घर में इंडियन नेशनल्स आके रहते रहे, प्राइवेट बिजनेसमैन आके रहते रहे। आप देखेंगे मोदी जैसे बंदे को, उस बंदे को जिसको इंडियंस रिजेक्ट करते हैं, बगैर वीजे के अगर प्राइम मिनिस्टर को एक इनविटेशन होनी चाहिए ना, लेकिन साथ जो बंदे आए हैं उनका वीजा कहां पे था? चले, ये प्राइम मिनिस्टर लॉ से अबाव था। इन लोगों ने हर वो बात की है कि फौज पे हमला किया, जब देखा कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया तो इनने फिर बोला नहीं जनरल बाजवा और जनरल फैज। तो इनको ये पता होना चाहिए कि जनरल फैज और जनरल बाजवा जो हैं ये उस आर्मी के जनरल बाजवा सिपाही सालार हैं कि जिसका एक रिकॉर्ड है कि वो ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, वो एक दूसरे पे अपनी जान निछावर करते हैं। सही। वाहिद फौज है दुनिया की जिसके ऑफिसर्स का जो रेशियो है शहादत में अपने सिपाहियों से कम नहीं है। लेकिन ये वो बदनसीब खानदान है, शरीफ खानदान, कि जो उस फौज के ऊपर कि जिसने हर वो काम किया है कि चाहे सैलाब है चाहे जलजला है, इस मुल्क की हिफाजत की है, इनकी मदद के लिए आए। आज भी इस दफा इस फौज ने किया क्या? ये कौन बुखारी साहब, इस दफा किया क्या? बुखारी साहब 2018 के इलेक्शन में इनको बेईमानी नहीं करने दी। सही बुखारी साहब, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स के साथ मिलकर धांधली की और नून लीग के उम्मीदवार तोड़े, ये गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से। और फिर उन्होंने कहा कि जीबी में अक्सरियत ना मिलने पर हुकूमत को शर्म से मुंह छुपा लेना चाहिए। मांगा भूल गए आपने वो चीफ जस्टिस को, जब इन लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेइज्जत किया और मारने की कोशिश की, वो आपको भूल गए? आपको वो वक्त भूल गए कि जब यही हुसैन हक्कानी था जो अभी इनका सबसे बड़ा एडवाइजर बना हुआ है, अब नजीर भुट्टो शहीद की बेरना फोटोज भेजी थी। इनको ये बातें भूल गई है, इनको गैरत खत्म हो गई है इनकी। चले गैरत इनको अपनी जेब के लिए, अपनी जातियात के लिए इनकी गैरत है, इस मुल्क के लिए और अपने शहीदों के लिए इनकी कोई गैरत नहीं। सही। चट्टान साहब, अखुज़ चट्टान साहब, अब ये सारी सूरत हाल है। कहा यह जा रहा था कि बिलावल साहब का यह ख्याल था कि उन्होंने आज अपने कुछ पार्टी वर्कर्स की भी सरजनिश की और उनका यह ख्याल था कि 9 से 10 सीटें या 10 से 11 सीटें उनको मिल रही थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ क्या है वहां पे? कहा यह जाता है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है वही अक्सरियत लेते हैं। तो यहां तो एक अच्छी अक्सरियत जो है वो इंडिपेंडेंट्स की भी है। ज़मीर हैदर साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जिस तरह आपने बुखारी साहब को तसल्ली से सुनो, जिस तरह टाइम दिया इस तरह मुझे भी टाइम दें। बिल्कुल जी, बोले। जिस तरह आपको लुक में नहीं दी उनको और बिल्कुल फ्री हैंड दिया कि वो जो कुछ कहना चाहे कह दे, बोले। मुझे भी इस तरह कहने देंगे। हुआ तो गिलगित बल्तिस्तान में वही है जो पाकिस्तान में हुआ था 2018 में, कि पहले एक पीटीआई नाम की पार्टी बनाई, फिर लोगों को तोड़ के इसमें शामिल कर दिया, फिर एक पपेट वहां पे हुकूमत बनाया, फिर वहां पे जो है इलेक्शन कमिश्नर को इस्लामाबाद लाए और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया, फिर वो जरा और मुशीर जो जाते और इख्तिलाफ करते थे वजीर आजम किया वगैरह वगैरह। मैंने बुखारी साहब का बहुत लिहाज करके मैंने एक बार तो इग्नोर किया, अभी मैं इसको कुछ जो सवाल है जो उसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले बात तो ये कि ये बहुत शर्म वाली बात है कि एक बंदा हुकूमत में जो 2.5 साल रहे और फिर भी किसी पे करप्शन के इल्जाम लगाए, चाहिए तो ये कि 2.5 साल में ये साबित कर दे कि इसको सजा हुई, इसको सजा हुई, इसको सजा हुई। तो ये बहुत शर्म वाली बात है कि अभी इल्जाम लगा रहे हो। ये नैरेटिव इसका खत्म हो चुका है। आसिम सलीम बाजवा से पूछे ना, इनसे पूछिए पैसे कहां से आ गए पीछे वाले। अलीमाबाद जी से पूछे कि 160 लाख भी नहीं, 160 करोड़ भी नहीं, 160 अरब की ये असासे कहां से आ गई। जहांगीर तरीन से पूछे ना, नियाजी से पूछे कि आपने चीनी बेचा, एक्सपोर्ट किया तो कितने कमाए और इंपोर्ट किया तो कितने कमाए, मालूम जब्बा मोटरवे वगैरह वगैरह, ये सारा सब। लेकिन एक चीज मैं बुखारी साहब से पूछता हूँ कि आसिफ अली जरदारी का बाप जो था
इसकी तो जायदादी थी, इसकी तो सिनेमा हॉल्स थे, इसकी तो शुगर मिल्स थे, इसके तो बहुत सारे कारोबार है। जो इमरान नियाजी नाम का बंदा है, इसका एक वालिद था इकराम नियाजी, जो सेटिस्फाइड चोर था, जो करप्शन किया था। अब मुझे बताएं, इस करप्ट बंदे का बेटा इतना बड़े घर में जो रह रहा है, डिक्लेयर असासी इसका मेरे असासों से कम है। मेरे असासी भी असेंबली इलेक्शन कमीशन में पढ़े हैं और नियाजी भी पढ़े हैं। अब असासी निकाले और अब मेरे असासी भी निकाले और मुआवजा करे ये जो शाही जिंदगी गुजारते हैं, ये ऐसे इनके कहां से आ गई? अपनी जमीन है कि क्या चिटान साहब, मैं वाकई आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपका फिर आवाज खराब। दुखमा नहीं दो ना, मुझे भी इस तरह बुखारी साहब की तरह मुझे टाइम दे। नहीं, मैं आपको कतई इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था चिटान भाई, लेकिन आपके वो फिर दोबारा जो है अब वो फ्रीजिंग आ रही थी वॉइस में, इसलिए मैंने आपसे जी बोले। अच्छा, अब तो सही आ रही है, अब तो सही आ रही है। चलें डॉलर्स का, दवाइयों का, गंदम का, चीनी का। अब रिसेंटली मैं आपको बताऊं, सऊदी में जो लोग जा रहे थे 45,000 का टिकट 2,50,000 रुपए पे बिक गया। कौन ये जो PIA को टिकट्स नहीं दे रहे थे, जो ट्रेवल एजेंट्स को टिकट नहीं दे रहे थे और जो ला के दे रहे थे और डायरेक्ट बेच रहे थे, ये कौन थे? क्या इमरान के लोग नहीं थे? क्या इसका सरबराह इमरान नियाजी नहीं है? तो मैं आपको बताऊं बुखारी साहब, ये आप लोगों का जो नैरेटिव है वो जो है पिट चुका है। आपके करप्शन में अब कुछ नहीं रहा है। आप लोग अभी करप्शन की बात करेंगे तो ये आसमान पे थूकने वाली बात है, क्योंकि आप लोग और आप लोगों ने वादा किया था इस कौम के साथ 100 दिनों में कि 100 दिनों में करप्शन हम खत्म करेंगे, 100 दिनों में हम 200 अरब डॉलर लाएंगे, हम IMF से कर्जे नहीं लेंगे, हम इस मुल्क के तेल को बदल लेंगे, हम तब्दीली को ले आएंगे। अब 2.5 साल बाद आप मुझे बताएं, आपने तर के बात की। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सन में कोई शहद और घी की जो है नहर बह रही है, नहर नहीं बह रहे हैं, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि आजकल बिल्कुल सही अखुंज़ादा चिटान साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अब 2.5 साल गुजरने के बाद नैरेटिव जो है वो कुछ अवाम की तरफ होना चाहिए, ये नहीं कि फिर वही दोबारा मंत्रा के जी उसको पकड़ेंगे उसको अंदर करेंगे, क्योंकि तासुर ये जाता है कि शायद अभी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कंटेनर पर हैं और वही आवाज है कि नहीं छोड़ूंगा। इस तासुर को अब छोड़कर जो अखुंज़ादा चिटान साहब ने भी बात की कि अब जो है अवाम की तरफ तवज्जो देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अखुंज़ादा चिटान साहब, यावर बुखारी साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।